नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और यहाँ पर आप भी यूपी टेट 2026 के लिए जो पेपर सेकंड है सामाजिक विज्ञान एसएसटी को लेकर के आप भी यदि परेशान हैं और 60 में से 50 प्लस स्कोर जो है वो आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो जो होगा वो हमारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पर आधारित 60 ऐसे प्रश्न जो हैं इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जो कि पिछले 10 सालों में कई बार दोहराए गए हैं। वो पीवाईक्यूज भी होंगे और साथ में नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी एक साथ आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के इस हमारे महत्वपूर्ण एसएसटी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है ना। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछा गया तो हो सकता है इस प्रश्न से रिलेटेड दूसरा प्रश्न आपके लिए बनता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? अल्बरूनी, जस्टिन, मैगस्थनीज या स्ट्रैबो? तो देखिए यहाँ पर उत्तर होगा यहाँ पर मैगस्थनीज। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। मैगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ पर दो प्रश्न बन गए, किसके दरबार में आया था ये बन गया है ना। और उसकी पुस्तक जो थी इंडिका, ये मौर्य इतिहास को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पर 3-4 प्रश्न इस टॉपिक से हमारे बन गए, इनको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। और यदि आप इसके उत्तर को प्रश्न को भूल जाते हैं तो चलिए एक लिंक बनाते हैं दोनों की और लिंक को जोड़ते हैं। तो इंडिका का संबंध यहाँ पर मैगस्थनीज से है। यूं समझिएगा कि कोई व्यक्ति है, उसके पास में इंडिका गाड़ी है और जब वो भूख लगती थी तो उसको मैगी खा लेता था। इंडिका गाड़ी वाले अपने साथ में मैगी रखते हैं ताकि भूख लगने पर वो उसे खा लेते हैं। तो इंडिका को जब भी देखेंगे तो आपको मैगी याद आ जाना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं और दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। सामवेद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यज्ञ के नियम, तंत्र मंत्र, संगीत, आयुर्वेद? तो देखिए सामवेद, साम का अर्थ ही होता है गाना, है ना। तो यहां पर जो शाम है इसका मतलब होता है गान या, है ना। अब गान का मतलब है तो निश्चित रूप से गान जो है वो संगीत से जुड़ा हुआ है। तो सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो सी विकल्प जो होगा वो यहां पर हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, है ना। तो यहां पर सी विकल्प उत्तर है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो यहां पर ऋग्वेद के सूक्त की बात की जाए तो देखिए यहां पर सूक्त होते हैं 1028। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहां पर ध्यान रखिएगा ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना वेद है और इसमें 10 मंडल और 1000 यहां पर 28 सूक्त इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये भी दो चीजें आपको ध्यान रखना है ना। तो जब भी पंडित जी जो है वो ऋग्वेद का पाठ करना है तो पंडित जी जो है वो 1028 रुपए ही यहाँ पर लेते हैं, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। तो ये ऋग्वेद के सूक्त हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहां पर बात की जाए तो उस मंडल की, वो मंडल प्रथम, 7वां, 9वां, 10वां, इनमें से हो जाता है 10वां मंडल। जी हाँ, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्ण जो हैं उनका उल्लेख उसमें मिलता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? यहां पर बात की जाए तो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। तो यहां पर उत्तर हो जाता है फर्स्ट विकल्प बोध गया। महात्मा बुद्ध को बोध गया में निरंजना यानी कि जो फल्गु नदी है उसके तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ही यहां पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो यहां पर फर्स्ट विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए भीमबेटका की गुफाएं जो पूरा पाषाण काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, वर्तमान के किस राज्य में है? तो यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है और ये स्थित है मध्य प्रदेश में भीमबेटका, है ना, जो कि आदि मानव के रहने का आश्रय था। यहाँ पर पत्थरों पर भी प्राचीन चित्रकारी जो है वो हमें देखने को
मिल जाती है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे भीमबेटका यहां पर है, तो महाभारत के जो महाबली भीम भाई थे वो इतने भारी थे कि वो भारत के किसी कोने में नहीं बैठ सकते थे, बल्कि वो सीधे मध्य में ही बैठ सकते थे, यानी कि मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका की गुफाएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। चलिए, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12, 16, 18, 20। तो यहां पर बात की जाए, पुराणों की संख्या होती है 18। जी हाँ, 18 यहां पर रहेंगे, है ना। महाभारत का युद्ध जो था वो भी 18 दिन चला, गीता के अध्याय है 18 है, तो भाई पुराण भी 18 हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न हुआ। तो यहां पर बात हो रही है जीवन का विज्ञान, है ना। तो यहां पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहां पर जो अथर्ववेद है, देखिए अथर्ववेद जो है इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना आदि के साथ में चिकित्सा औषधियों का वर्णन जो है वो भी यहां पर मिलता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रगतिहास का पिता कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को, कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। तो यहां पर हमारा उत्तर जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट के साथ में, रॉबर्ट ब्रूसफुट। जी हाँ, इन्होंने पहला पाषाणकालीन जो औजार था वो खोजा था। आगे देखिए, मानव के द्वारा खोजी गई और उपयोग की गई पहली धातु जो थी वो कौन सी थी? तो यहां पर लोहा, कांसा, तांबा, सोना, इनमें से तांबा वो धातु थी जो नवपाषाण के अंत में तांबे का प्रयोग जो था वो शुरू हुआ था और फिर उसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। यहां पर ऑप्शन सी बनेगा उत्तर। ऋग्वेदिक काल में अघन्या शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो यहां पर बात की जाए, अघन्या शब्द जो है स्त्री, गाय, पुरोहित, घोड़ा, तो ऑप्शन बी के साथ में उत्तर हो जाता है गाय। जी हाँ, ऋग्वेद में गाय को अघन्या मतलब ना मारने योग्य उत्तम पशु कहा गया था, है ना। और हम सभी जानते हैं गाय हमारी माता है, तो निश्चित रूप से वो अघन्या है। इतिहास जानने के स्रोतों में अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो पत्थरों पर लेख लिखने के लिए राजा जो लोग थे वो पेन नहीं बल्कि किसी भारी औजार से पत्थर पर एपिग्राफी करते थे। तो यहां पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, नवपाषाण काल का वह प्रसिद्ध स्थल कौन सा है जहां गर्तवास जमीन के अंदर घर के साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़, कोल्डीवा, चिरांद या बुरजोम। तो यहां पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी के साथ में बुरजोम। अगला प्रश्न लेते हैं, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस बेलन घाटी स्थल से यहां पर मिले हैं? तो ये अतरंजी खेड़ा, कोल्डी हवा या हस्तिनापुर सराय नाहर राय। तो यहां पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? तो यहां पर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की बात की जाए, इंद्र, अग्नि, शवित या वरुण को। तो यहां पर शवित मतलब सूर्य होता है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसकी रचना विश्वामित्र ने सूर्य देवता की स्तुति में की है। यहां पर उत्तर होगा सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडोपनिषद जो है ना, तो यहां पर इससे लिया गया है। आगे लेते हैं, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार मुख्य रूप से किस काम के लिए मील का पत्थर जो था वो साबित हुआ? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार जो था वो मुख्य रूप से शिकार करने, मिट्टी के बर्तन बनाने, परिवहन के लिए, आग जलाने या पत्थर काटने। तो यहां पर मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए ये यहां पर मील का पत्थर जो था वो साबित हुआ। वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली आम जनता की संस्था को क्या कहा जाता था? तो यहां पर इसे सभा, समिति, विधेयक, गण, तो यहां पर इसे कहते थे समिति। सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ, है ना, जबकि समिति जो थी वो केंद्रीय थी। मतलब सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ या वीआईपी लोगों की संस्था थी, पर समिति केंद्रीय संस्था थी जिसमें आम जनता भी भाग लेती थी। तो ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। ताम्रपाषाण काल इनाम गांव बस्ती भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो यहाँ पर इनाम गांव बस्ती जो है भारत के कौन से राज्य में आती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इनमें से महाराष्ट्र जो है वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, है ना। तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर होगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहां पर इनका पता चलता है हमें ऑप्शन सी यजुर्वेद से। ये हमारा इसमें उत्तर होगा। ऋग्वेद की मूल लिपि जो है निम्नलिखित में से कौन सी थी? देवनागरी, खरोष्टी, पाली या फिर ब्राह्मी। तो यहां पर बात की जाए ऋग्वेद की मूल लिपि की, वो थी यहां पर ब्राह्मी। ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के सबसे पहले साक्ष्य जो थे वो मिले थे? मेरठ, एटा, वाराणसी, प्रयागराज। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में एटा, अतरंजी, खेड़ा। मनुस्मृति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानून व्यवस्था, राज्य कार्य पद्धति या फिर कला से। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में समाजशास्त्र, कानून व्यवस्था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लाछन को चुनौती देती है, ये किस उपनिषद में वर्णित है? तो यहां पर बात की जाए ऑप्शन सी के छंदोग्य उपनिषद जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। पूरा पाषाण काल के औजारों को बनाने के लिए मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? बलुआ, क्वार्टजाइट या संगमरमर, ग्रेनाइट। तो यहां पर इनके औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट जो पत्थर होता था, है ना, इसका उपयोग यहां पर किया जाता था। ऋग्वेदिक काल में गौपति शब्द का प्रयोग जो था वो किसके लिए होता था? तो यहां पर गायों का रक्षक, राजा, पुरोहित, बड़ई, सारथी। इनमें से गायों का रक्षक जो होता था या राजा होता था उसे कहते थे यहां पर गोपति। चलिए, गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। यहां पर इसके ऊपर हम बात कर चुके थे, विश्वामित्र जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, है ना। चलिए, ताम्र पाषाण काल की आहड़ संस्कृति का प्राचीन नाम जो था वो क्या था? ताम्रवती, सुवर्णवती, लोहवती या कांस्यवती। तो यहां पर ताम्र पाषाण काल की आहड़ संस्कृति का जो नाम था वो ताम्रवती था। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। चलिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध जो है वो किस देवता से है? इंद्र, अग्नि, सोम या वरुण। तो यहां पर उत्तर हो जाता है सोम से, है ना। जैसे चलिए आगे लेते हैं। प्रसिद्ध उपनिषद वाक्य तमसोमा ज्योतिर्गमय किस ग्रंथ से लिया गया है? तो तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है ये ऋग्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, सामवेद। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में बृहदारण्यक उपनिषद। पूरा पाषाण काल के स्थलों में राख के साक्ष्य भारत के किस स्थान में मिले? तो यहां पर बात करें राख के साक्ष्य की, भीमबेटका, कर्नूल गुफाएं, हुजगी या बुर्जो। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है कर्नूल गुफाएं, आंध्र प्रदेश। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहां पर बात की जाए ऋग्वेद की, ऋग्वेद में सबसे पहले हमें गोत्र, है ना, शब्द का उल्लेख जो है वो मिलता है। आगे लेते हैं। वैदिक काल में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, इसके मूल्य के मानक रूप में किसका प्रयोग होता था? तो इसके मूल्य के मानक रूप में जो प्रयोग होता था वो यहां पर सोने के सिक्के, चांदी के टुकड़े, गाय, अनाज। तो यहां पर उत्तर होता है मानक मूल्य के रूप में गाय का। ऑप्शन सी यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों में वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र, ज्ञान, पूजा, ईश्वर। तो यहां पर होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहां पर यजुर्वेद की बात की जाए
ये है ना गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। पाषाण काल का वह स्थल जहां एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं, ये कहां मिले? दमदमा, महादह या सराय नाहर, राय या लांगनाज? तो यहां पर उत्तर हो जाता है दमदमा। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नचिकेता और यम का प्रसिद्ध संवाद जिसमें अध्यात्म ज्ञान की चर्चा है, ये किस उपनिषद में है? तो यहां पर बात की जाए कठोपनिषद की, जो कि होगा विकल्प सी, जिसमें अध्यात्म ज्ञान की जो चर्चा है वो की गई है। इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पुराना बोगज कोई अभिलेख जो है ये कहां मिलता है? मध्य एशिया, ईरान, मिस्र या फिर चीन? तो यहां पर हमारा उत्तर जो होता है मध्य एशिया, एशिया माइनर, है ना। तो यहां पर ये मिलता है। तो फर्स्ट विकल्प जो होगा वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ताम्र पाषाण काल की जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमुख स्थल कौन सा है, जिसे जहां पर किलेबंदी के साक्ष्य जो है वो हमें देखने को मिले? तो वो था यहां पर इनाम गांव, जहां पर किलेबंदी के साक्ष्य जो है वो देखने को मिले हैं। ऋग्वेदिक काल में राजा को कोई स्थायी सेना नहीं रखनी पड़ती थी, उसका कारण क्या था? क्या कोई युद्ध नहीं होते थे, या फिर लोग खुद ही युद्ध के समय सेना बन जाते थे, है ना? राजा के पास पेशा नहीं था, पड़ोसी राजा बहुत शांत थे। देखिए बात यहाँ पर ऋग्वेदिक काल की हो रही है, और उस समय लोग खुद ही युद्ध के समय सेना या सैनिक बन जाया करते थे, कबीलाई व्यवस्था हुआ करती थी। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए कुल कितने वेदांगों की रचना जो थी वो की गई है? तो यहाँ पर वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांग जो है इनकी रचना की गई है वो है यहाँ पर 6, है ना। वेद भगवान के पूरे 6 अंग है, यह आप ध्यान रखिएगा। मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है, क्योंकि वे लोहे के बने थे, क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे थे, क्योंकि वे बहुत भारी थे, क्योंकि वे केवल यूपी में मिलते थे? तो यहां पर बात की जाए मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहने के कारण वजह थी क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे थे या लघु थे। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा, है ना। माइक्रोचिप का नाम सुना होगा आपने, माइक्रोचिप बहुत छोटी सी होती है, तो बस ध्यान रखिएगा, वैसे ही ये बहुत छोटे थे। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध का विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है? तीसरे, 7वें, 9वें या 10वें? इनमें से सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है 7वें मंडल में। चलिए अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से किस प्रकार के मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन का उपयोग जो थे वो करते थे? तो ये करते थे काले और लाल मृद भांड का, है ना। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेद, वेदांत, वेदांग, पुराण? तो यहां पर उपनिषदों को हम जानते हैं वेदांत। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? तो यहां पर अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ यहां पर था वो था गौपद ब्राह्मण। जी हाँ, ऑप्शन सी यहां पर हमारा उत्तर। पाषाण काल का वह स्थल जहां मानव के साथ में बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं, तो यहां पर वो साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। वैदिक संस्कृति में दुहिता शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता था? पत्नी, पुत्री, माता, दासी के लिए। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है पुत्री के लिए। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो यहां पर सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है अथर्ववेद। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, पुरातात्विक स्थल हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश से किस काल के साक्ष्य जो है वो मिले हैं? पुरापाषाण, उत्तर वैदिक या ताम्रपाषाण या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर हमारा जो उत्तर बन जाता है वो बन जाता है उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं, ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, जिसे नदी तमा की संज्ञा दी गई है, या नदी तमा मतलब नदियों में उत्तम कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, या इनमें से हमारा उत्तर जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन
सी सरस्वती। आगे लेते हैं, मानव इतिहास में कृषि और पशुपालन की पूर्ण शुरुआत किस काल की मुख्य विशेषता है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है, वो हो जाता है नवपाषाण काल। ऑप्शन सी। प्राचीन सिक्कों पर राजाओं के नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा सबसे पहले किस शासकों ने शुरू की थी? तो ये यहां पर शुरू की थी मौर्य शासक, हिंदू यवन शासक, गुप्त शासक या कुषाण शासक। तो ऑप्शन बी के साथ में हिंदू यवन शासक जो थे, इन्होंने ये की थी। मुंडोपनिषद का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहां पर इसका संबंध जो है वो है ऑप्शन डी के साथ में अथर्ववेद से। चलिए, वैदिक काल में अतिथि को क्या कहा जाता था जिसके लिए गाय का वध कभी कभी किया जाता था? गोहंता, अघन्या, वात्र, विष्पति। तो यहां पर इसे कहा जाता था गोहंता। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। पुरातात्विक सिक्कों के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता था? पुरातात्विक सिक्कों के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में कहा जाता था न्यूमिस्मैटिक्स। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। ऋग्वैदिक काल की प्रसिद्ध नदी पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम, चेनाब, रावी या व्यास। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में रावी। यह हमारा उत्तर होगा। नवपाषाण काल का स्थल चिरांद, जहां से हिरण के सींगों से बने हड्डियों के औजार मिले हैं, वर्तमान में ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में बिहार। चलिए, ऋग्वैदिक काल की नदी वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है जिसे आज हम झेलम कहते हैं? तो यहां पर चिनाब, झेलम, रावी, सतलज। तो यहां पर हमारा उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में झेलम। ऑप्शन बी। आगे लेते हैं प्रश्न अगला, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहां पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग चिंतन बढ़ाने के लिए शिक्षक को बच्चों से खुले अंत वाले यानी कि ओपन एंडेड विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। जी हाँ, सी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन जो कि एसएसटी से संबंधित है। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्रश्न पसंद आते हैं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आए। चलिए, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त।